प्यारे बच्चों, नवम के प्रिय बच्चों, पिछली बार जो पिछला पीरियड मैंने आपका लिया था सामाजिक विज्ञान में, उसमें आपको मैंने फ्रांसीसी क्रांति जो हमारा पहला पाठ है उसमें समाज का विभाजन, समाज की दशा और क्रांति के मैंने आपको राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण समझाए थे। प्यारे बच्चों, आज हम जो है फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारणों पर चर्चा करेंगे कि फ्रांसीसी की क्रांति में बौद्धिक कारण कौन कौन से थे। फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण, फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के बौद्धिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस में अनेक दार्शनिक, विचारक और लेखक हुए। इन लोगों ने तत्कालीन व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। जो लेखक थे, दार्शनिक थे, विचारक थे, उन्होंने विभिन्न पुस्तकों की रचना करके अपने विचारों से फ्रांस की जनता के लिए प्रभावित किया। जो उस समय व्यवस्था थी उस पर उन्होंने करारा प्रहार किया और जनता जो थी वो इनके विचारों से, ये जो दार्शनिक थे, विचारक थे, लेखक थे, उनके विचारों से गहरे रूप से प्रभावित हुई और क्रांति के लिए तैयार हो गई। ये जो फ्रांस की क्रांति में प्रमुख दार्शनिक हैं, वैसे तो कई हैं, लेकिन जो मेन दार्शनिक हैं वो रूसो, दिदरो और मॉन्टेस्क्यू। ये जो हमारे दार्शनिक हुए, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रूसो की। रूसो फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक था। रूसो जो था वो फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक था और उन्होंने दो पुस्तकें लिखी। एक उनकी पुस्तक का नाम है एमिली और दूसरी का नाम है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दो पुस्तक, एक का नाम है एमिली और दूसरी का नाम है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थक था। जो रूसो जो था वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थक था। उसने जनमत को ही सर्वशक्तिशाली माना। रूसो ने कहा कि जनमत, जो जनता का मत है, उसको उन्होंने सर्वशक्तिशाली माना। रूसो का कहना था, ध्यान से सुनेंगे, ये कोटेशन है कि रूसो का कहना था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। रूसो के क्रांतिकारी विचारों ने, जो रूसो के जो क्रांतिकारी विचार थे, उन्होंने जो था वो क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। दूसरे जो हमारे दार्शनिक हैं वो है दिदरो। तो दिदरो जो थे उन्होंने 35 समूहों में प्रकाशित। दिदरो ये जो हमारे दूसरे दार्शनिक है फ्रांस की क्रांति के, इन्होंने जो था वो 35 खंडों में प्रकाशित अपना विश्वकोश, एक विश्वकोश 35 खंडों में इन्होंने प्रकाशित करवाया और उसमें जो था उन्होंने, दिदरो ने निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद एवं जनता के शोषण की घोर वर्णना की। दिदरो ने अपना जो 35 खंडों में जो विश्वकोश प्रकाशित कराया, उस उन्होंने जो अपने विश्व खंड में जो है वो निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद और जनता के शोषण की घोर वर्णना की। इसके बाद तीसरे जो दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू, वह उदार विचार वाला दार्शनिक। मॉन्टेस्क्यू जो था वो उदार विचार वाला दार्शनिक था और उन्होंने जो था वो एक पुस्तक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज, हिंदी में से कहेंगे विधि की आत्मा। क्या कहेंगे? विधि की आत्मा। 1748 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई और इसमें जो था उन्होंने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का मतलब यह है कि जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो किसी एक संस्था के पास ना होकर उस शक्ति का व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में उसका जो है वो वितरण कर दिया जाए। अगर एक ही व्यक्ति के पास ये होगी सारी सत्ता, तो वह निरंकुश हो जाएगा और स्वेच्छाचारी हो जाएगा। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की स्थापना की और उसमें उन्होंने जो था वो शक्तियों का विभाजन कर दिया। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण। इसके बाद हम फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण जानेंगे। उस समय लुई 16वां जो था वो फ्रांस का शासक था। लुई 16वां
1774 में, जब वो मात्र 20 वर्ष का था, तब वो राज सिंहासन पर बैठा। लुई 16वां जो फ्रांस का शासक था, वो 1774 में राज सिंहासन पर बैठा, तब बैठा जब उसकी आयु मात्र 20 वर्ष थी। अब 20 वर्ष का था तो उसमें प्रशासनिक अनुभव और दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। प्रशासनिक अनुभव और दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। उसका सारा समय जो था, वो राजा जो था, उसका सारा समय भोग विलास में व्यतीत होता था। और उसकी रानी जो थी मैरी एंतोइनेट, लुई 16वें की पत्नी जो रानी मैरी एंतोइनेट का उस पर गहरा प्रभाव था। वह भी फिजूल खर्ची के लिए विख्यात थी। राजा ने जनता पर करों का बोझ और बढ़ाने के लिए फ्रांस की संसद के समान स्टेटस जनरल, जैसे हमारे संसद होती है तो वैसे ही फ्रांस में उस समय एक सभा थी स्टेटस जनरल। इसकी काफी समय से कोई सभा नहीं हुई और जनता का मतलब ये राजा की और रानी की फिजूल खर्ची से सारा राजकोष खाली हो गया, तो खजाने को फिर से भरने के लिए उन्होंने स्टेटस जनरल की एक मीटिंग बुलाई। 5 मई 1789 को एक सभा बुलाई स्टेटस जनरल की। इसकी उन्होंने सभा बुलाई और इस सभा के साथ ही कि ताकि वो जनता पर नए कर और लगा सके। जनता पर ये जो सभा बुलाई, उस सभा में उसने जनता पर नए कर लगाने के लिए सभा बुलाई, जिससे वो जनता पर करों का और बोझ बढ़ा सके। इसी के साथ ही जो है वो क्रांति का प्रारंभ हो गया। क्रांति की प्रमुख घटनाएं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की पहली बैठक, और इस बैठक में 3 वर्ग थे जैसे कि समाज में थे। तो जब इसकी बैठक हुई और चूंकि ये जो तृतीय वर्ग था, मजदूरों का वर्ग, किसानों का वर्ग, इस मजदूर और किसानों के वर्ग में उनको मतदान करने का अधिकार नहीं दिया। स्टेटस जनरल की सभा में जो कर बढ़ाने का, जनता पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया, चूंकि तीसरे वर्ग की सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया और उन्होंने बहिष्कार कर दिया। तृतीय वर्ग के लोगों ने वो बाहर आ गए। राष्ट्रीय सभा का गठन किया। 20 जून 1789 को तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि वर्साय के टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। मिराबो और ओबेसिये, ये 2 प्रमुख लोग हैं, मिराबो और ओबेसिये, और यहीं उन्होंने टेनिस कोर्ट की शपथ ली। 20 जून 1789 को मिराबो की अध्यक्षता में जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे, जो मजदूर, जो साधारण मजदूर, किसान वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने शपथ ली कि जब तक एक ऐसा संविधान तैयार नहीं होता जिसमें राजशाही का अंकुश लगाया जा सके, ये जो राजा की निरंकुशता है जिस पर अंकुश लगाया जा सके, तब तक राष्ट्रीय सभा भंग नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बास्तील का पतन, और उसी समय फसल नष्ट होने से खाद्यान्न की कीमत आसमान छूने लगी। इसकी कालाबाजारी होने लगी। इनकी जो थी वो खाद्यान्न जो थे वो कालाबाजारी होने लगी। पाव रोटी मिलना दुश्वार हो गया। तो जब पाव रोटी मिलना दुष्कार हो गया तो उन्होंने जो था वो पाव रोटी की दुकानों पर महिलाओं ने धावा बोल दिया और उन्होंने जो थी वो दुकानें लूट ली। 14 जुलाई 1789 को भीड़ ने बास्तील के सुदृढ़ किलों पर आक्रमण कर दिया। जो बास्तील का किला था, राजशाही का प्रतीक था ये किला, और यहाँ की जेल को तोड़कर कैदी आजाद करा ली। जब हजारों लोगों की भीड़ ने यहाँ पर हमला बोला तो वो जो था उन्होंने उस बास्तील का जो दुर्ग था, बास्तील का जो मजबूत किला था, वहाँ जो उस किले में जो बंदी थे उनको आजाद करा लिया। वहाँ जो अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे उस किले में उन्हें लूट लिया। वहाँ जो सैनिक पहरेदारी कर रहे थे, जो किले की रक्षा कर रहे थे, उनको जो है उन्होंने मार डाला, पूरी तरह किले को नष्ट कर लिया। इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। किसानों ने जमींदारों के अनाज को लूट लिया, और जब वहाँ बास्तील के दुर्ग का पतन जब हो गया तो उससे प्रेरणा लेके जो दूसरी जगह थे वो उन्होंने क्या किया, जो किसान थे उन्होंने जमींदारों का जो अनाज था उसको लूट लिया, लगान एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों को जलाकर खाक कर दिया, सामंतों को भागने पर विवश किया, और 14 जुलाई जो था वो इस प्रकार फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस बन गया।
फ्रांस में हर वर्ष प्रतिवर्ष जो है वो 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई। ये क्रांति, ये जब बास्टील के दुर्ग का पतंग हो गया 14 जुलाई को, 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई और सामंत। प्यारे बच्चों, जब बास्टील के दुर्ग का पतन हो गया 14 जुलाई 1789 को, उसके बाद पहले राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई है 4 अगस्त 1789 को, और 27 अगस्त 1789 को मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई और इसमें समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा तथा अत्याचारों से मुक्ति के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय माना गया। इसको सुन लीजिए, फिर से समझ लीजिए कि समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा तथा अत्याचारों से मुक्ति के अधिकार को नैसर्गिक और आहरणीय मतलब हमारे इन अधिकारों को, जो हमारा समानता का अधिकार है, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हमारी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है, इसको कोई भी शासक या सत्ता हमसे जो है वो छीन नहीं सकती है, हर नहीं सकती। और फिर 1791 का नया संविधान बना। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए 1791 में नया संविधान बनाया। नई व्यवस्था के स्थान पर जो पहले निरंकुश राजतंत्र था, उस निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक रहा राजतंत्री, लेकिन उस निरंकुश की जगह जो था राजा की शक्तियां सीमित करके, जो राजा था उसकी शक्तियां सीमित कर उस पर अनेक प्रकार के बंधन लगाकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। इसमें शक्तियों के पृथक्करण, जैसे पहले सारी शक्ति राजा के पास थी, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, उन सबकी सारी शक्तियां राजा के पास रहती थी। लेकिन ये जो 1791 का जो नया संविधान है, उस संविधान में निरंकुश की जगह संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। राजा की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया और देश के लिए कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दिया गया। अब राजा अपनी मनमानी तरीके से कानून नहीं बना सकता था, नेशनल असेंबली को दिया गया। निर्वाचकों के लिए मताधिकार संबंधी नियम बनाए गए, लेकिन ये जो था इस संविधान था, इसमें सीमित मताधिकार दिया गया। पहली बात, इसमें सभी पुरुषों को मताधिकार, मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ये जो संविधान है उसमें सब पुरुषों को, ऐसे पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया कि जिनकी आयु 25 वर्ष, सुनो ध्यान से, जैसे हमारा भारत वर्ष है, हमारे यहाँ 18 वर्ष की आयु का हो कोई भी पुरुष हो, महिला हो, उसे मत देने का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ जो फ्रांस में उस समय जो 1791 का संविधान बना, उसमें जो 25 वर्ष की आयु के लोग थे सिर्फ वही वोट डाल सकते थे, और 25 वर्ष के सब लोग नहीं, ऐसे लोग जो 3 दिन की मजदूरी, जो 3 दिन की मजदूरी होती है उसके बराबर कर चुकाते थे। 3 दिन की जो दैनिक मजदूरी होती है उसके बराबर कर चुकाते थे, वही जो थे वो मतदान कर सकते थे। महिलाओं को जो था वो इस 1791 के संविधान में उनको जो था वो अधिकार नहीं दिया गया। फ्रांस का राष्ट्रगान एक राजेट दी लाइल, एक कवि थे वहां के, उन्होंने एक गीत लिखा राजेट दी लाइल ने, और उस गीत को सैनिक लोग जब आक्रमण करने जा रहे थे बड़े जोश में, बड़े उत्साह में, वो गीत गाते हुए गा रहे थे, तो मार्सिलेस नाम की एक जगह है, वहां उन्होंने पहली बार ये गीत गाया, राइट दी लाजेल द्वारा लिखा हुआ। मार्सिलेस नामक जगह पर उन्होंने गाना गाया, तो यही जो था वो बाद में फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया और उसका नाम जो था वो मार्सिले पड़ा। प्यारे बच्चों, ये मैंने इतना आपको वीडियो के माध्यम से समझाया, और थोड़ा और लिखित सामग्री है वो सब मैं आपको, ये अपने नोट जो बनाए हैं मैंने वो आपको भेज रहा हूँ। इनकी कॉपी करके वीडियो आप देखें, ये कॉपी देख के पढ़ें। इनको जो भी आपके पास कॉपी है इस समय, उनको बस ये है दिनांक डालकर व्यवस्थित रूप से, चाहे रफ में लिखें लेकिन लिखें व्यवस्थित, पाठ का नाम डालकर, दिनांक डालकर, ये किस दिन काम कराया था, साफ सुथरा व्यवस्थित ढंग से लिख लें। और आपको अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो,
तो जैसा कि जो पढ़ाया उसके अगले दिन 8 बजे से 11 बजे तक जो आपको पूछने का वो रहता है, आप उस समय जो है वो अपने ग्रुप में सामाजिक विज्ञान पहले पाठ से संबंधित जो भी आपकी समस्या हो वो पूछ सकते हैं। ये पाठ हमारा समाप्त हो गया। परसों शनिवार को जब टर्न होगा तो मैं आपको इसके पाठ के अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न को समझाऊंगा। इस प्रकार इतिहास का हमारा पहला पाठ समाप्त हो जाएगा और अगले टर्न में हम इसके बाद जो भी टर्न होगा तो हम उसमें नागरिक शास्त्र का पहला पाठ पढ़ाएंगे। और तब तक आप ये जो पूरा पाठ हो गया है इसे पूरा व्यवस्थित कर लें, लिख लें और इसको अपना बार बार पढ़ें। और कोई परेशानी हो तो मुझसे आप अपनी शंका का समाधान करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। जय हिंद।